जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। आज खबर ये है कि मिग 21 की जो फ्लीट है वो रिटायर होने वाली है नियरली आफ्टर 6 डिकेड्स, और चंडीगढ़ एयरबेस पर सेरेमोनियल डिकमिशनिंग के बाद सितंबर में मिग 21 की फ्लीट को रिटायर किया जा रहा है। बड़ी खबर है, और इस ने भारतीय वायुसेना को 6 दशक तक लगभग सर्विस दी है, भारतीय आसमान को सुरक्षित रखा है। किस तरह से क्या-क्या इसकी सर्विसेज़ रहीं, किस-किस तरह से अलग-अलग ऑपरेशन में मिग 21 की पार्टिसिपेशन रही, और कई सारे अन्य बड़े सवाल, उस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमेश जी, और साथ ही ये भी कि बाइसन के बाद अब क्या कुछ हम अपने स्क्वाड्रन्स में शामिल करने वाले हैं, क्योंकि हालाँकि ये मिग 21 फ्लीट जो है वो 2022 में रिटायर होने वाली थी, लेकिन हम और जो हमारे लाइट फाइटर जेट्स हैं तेजस, उनको हम इंडक्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से मिग 21 फ्लीट को रिटायर करने में काफ़ी देरी हुई। लेकिन फाइनली अब ये खबर आई है कि मिग 21 फ्लीट को रिटायर किया जा रहा है। इस पर बात करेंगे आगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, खबर ये आ रही है कि मिग 21 फ्लीट को रिटायर किया जा रहा है सितंबर में। चंडीगढ़ एयरबेस पर डिकमिशनिंग सेरेमनी होगी, उसके बाद ही रिटायर किया जा रहा है। सितंबर की खबर है। किस तरह से आप देख रहे हैं? और मिग 21 के अगर हम पूरे 6 दशक के इतिहास को देखें, किस तरह से भारतीय आकाश को प्रोटेक्ट करने में, अलग-अलग ऑपरेशन में जो मिग 21 फ्लीट की भागीदारी रही, उस पर थोड़ी मैं जानकारी आपसे चाहूँगी। अंबर जी, मिग 21 हमारे वायुसेना में द बैकबोन ऑफ आवर इंडियन एयरफोर्स वो रहा है पिछले 62 साल से। आप जी। सोचिए 62 ईयर्स तक इसने भारतीय एयरफोर्स की सेवा की है। वहां पे एक तरह से आप इसको 1963 में इंडक्ट किया गया था। हुँ। बताया जाता है कि इसने अपने ऑपरेशनल सर्विस के दौरान बहुत सारे युद्ध में भारत के लिए जीत का परचम लहराया है। भले ही वो 1965 का वॉर हो, 1971 का वॉर हो, और इवन 2019 में जब आपको मालूम है हमारे जो हमारे जो फाइटर पायलट है अभिनंदन जी, वो उड़ के लेके गए थे और ये फाइटर एयरक्राफ्ट को, और उन्होंने पाकिस्तान के F-16 को धराशायी कर दिया था। और ये बताया जा इससे समझ में आ जाता है कि ये एक तरह से थर्ड जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, और इसने एक 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट F-16 को धराशायी कर दिया। अब ऐसा है कि इसकी जो उम्र बढ़ती जा रही है और हम बात कर रहे हैं आज 5th और 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की, तो कहीं न कहीं भारतीय एयरफोर्स को कभी न कभी तो इसको रिटायर करना था। 6 डिकेड्स के बाद इसको रिटायर किया जा रहा है, और इसने आपको मालूम है कि पिछले कुछ सालों से इसकी जो लाइफ है वो बढ़ाई जा रही थी। इसके अंदर चेंजेस किए जा रहे थे, इसके एवियोनिक्स बदले गए, इसके जो हेलमेट स्टाइल है वो सब किया गया, और जो ये बाइसन है, जो इसका जो अपग्रेडेशन है, वो अब फाइनली रिटायर किया जा रहा है। ये एक सिंगल इंजन सिंगल सीटर मल्टी रोल्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। और ये भी देख लीजिए कि इस एयरक्राफ्ट के कारण भारत ने अपनी जो वायुसेना की एक तरह से बेडरॉक रह चुका है। बेडरॉक मतलब इसके अंदर भारत ने कम से कम 700 से 800 प्लेन इसके बनाए थे भारत के अंदर, रशियन कोलैबोरेशन के द्वारा। और पर अब लेटली ऐसा है कि पिछले कुछ सालों में बताया जाता है कि मिग 21 में बहुत क्रैशेस हुए। 400 से ज़्यादा प्लेन हम क्रैश के कारण ये एक तरह से सर्विस के लायक नहीं रहे। यहाँ तक बात होने लगी कि इसको फ्लाइंग कॉफिन बोला गया। अब इससे हमारी जो एएफ की, इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है, वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है। 42.5 स्क्वाड्रन्स की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, और एक स्क्वाड्रन में 18 प्लेन होते हैं। तो कहीं न कहीं अब क्या हुआ है, अब जो इंडियन एयरफोर्स की जो स्ट्रेंथ है, वो 31 स्क्वाड्रन से 29 स्क्वाड्रन्स हो जाएगी। ये जो स्ट्रेंथ है उमेश 1965 जी, जो एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी। आपने एवियोनिक्स अपग्रेड्स की बात की और ये सारी चीज़ें।
ये सारा कुछ हुआ, एवियोनिक्स अपग्रेड किया गया, लेकिन जो इंजन लिमिटेशंस थी वो क्यों सीमित रही? क्यों इंजन एनहांसमेंट नहीं किया गया, जो अपग्रेडेशन पैकेज था मिग 21 का? देखिए, ऐसा होता है कि 6 दशक पुराना ये प्लेन है और हुँ, ये भारत ने लिया था सोवियत यूनियन से। अब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया। अब सोवियत यूनियन के अंदर क्या होता था कि 15 रिपब्लिक्स के अंदर जो 15 नेशन थे, उसके स्पेयर पार्ट्स कोई यूक्रेन में था, कोई दूसरी जगह था। अब वो हुँ, बिखरने के बाद अब क्या है, उसके स्पेयर पार्ट्स मिल नहीं रहे थे। इवन इंजन आप अपग्रेडेशन भी कर लेते, आप स्पेयर पार्ट्स कहाँ पे लेके आओगे? सेकंड, भारत इसको चला रहा था, पर इसकी लाइफ स्पैन ऐसी थी कि इसको 1990 या 2000 में इसको एक तरह से रिटायर कर देना चाहिए। मेरा ये मानना है कोई भी फाइटर पायलट्स की जो लाइफ स्पैन होती है, वो मैक्सिमम 30 से 35 या 40 साल होती है। तो ये तो आप समझ लीजिए कि भारतीय एयरफोर्स ने किसी तरह इसको 2 दशक आगे बढ़ाया। वी शुड कांग्रेचुलेट आवर फाइटर पायलट कि उनको जी। मालूम है कि ये एयरक्राफ्ट ऐसा है कि इसको फ्लाइंग कॉफिन बोला जाता था। अब समझ जाइए फ्लाइंग कॉफिन में ये लोग उड़ते वैसे ये थे। जो आपने बोला है कि जैसे भारतीय वायुसेना ने इसको 2 दशक और आगे बढ़ाया, तो मैं यहाँ पे एक बात जानना चाहूँगी कि क्या टेक्निकल अपग्रेड्स रहे जिसने मिग 21 को ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया बाइसन वेरिएंट में? और क्या वो किस तरह से आज वो मॉडर्न बैटलफ़ील्ड रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से उनको वो उसको पूरा करता रहा? क्योंकि आपने अभी एग्ज़ाम्पल दिया कि किस तरह से अभिनंदन जी पाकिस्तान गए और F-16 को उड़ाया एंड एवरीथिंग। देखिए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट डाला था, फिर बाद में इसकी जो इनर्शियल ग्रेविटेशन सिस्टम है, इसको हुँ, इम्प्रूव किया था, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले ला दिया था और बेटर विंडशील्ड ला दिया था। बट सब चीज़ हुँ, में क्या होता है आपको मालूम है, अपग्रेडेशन की एक लिमिटेशन होती है। आप उसको बार-बार नहीं कर सकते और इसी के द्वारा आपने ये भी देखा है कि अब फाइनली आप ये देख रहे हैं कि भारतीय एयर फोर्स इसको रिटायर कर रही है। एक और एक चीज़ आप देख लीजिए, जी से हमको इंजन की रेगुलर सप्लाई चालू हो गई है और जी। बताया जा रहा है कि जो तेजस एलसीए एमके-1 है, जो इसको रिप्लेस करेगा मिग 21 बाइसन को और वो बन जाएगा एक तरह से भारतीय एयरफोर्स का जो बेस होता है, वो तेजस एलसीए एमके-1A बनने वाला है। और हुँ, आप ये भी देख लीजिए अमर जी कि भारत के अंदर अब एक तरह से जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो 29 स्क्वाड्रन्स पहुँच चुकी है। इस टाइम पे भारतीय सरकार को बहुत ज़रूरी है कि वो इसके अंदर इंडक्शन अभी आपके पास कोई चारा नहीं है। आपको चूज़ करना पड़ेगा कि किसके साथ आप वो अपना जो 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का जो टेंडर है आपने बहुत साल से निकाल के रखा है। कम से कम 7-8 साल हो गए। उसपे फाइनली भारतीय सरकार को डिसीजन लेना पड़ेगा। जिस हिसाब से अभी बात आई है, कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी अफेयर्स, वो एडिशनल तेजस जेट्स अराउंड 97 एलसीए तेजस एमके-1A के लिए ऑर्डर निकालने वाला है, जिसकी वैल्यू तकरीबन 67,000 करोड़ होने वाली है। और 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट 4.5 जनरेशन का रहेगा। उसके लिए आपको फॉरेन कोलैबोरेशन और मेक इन इंडिया के तहत 1.5 लाख करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है और हमको ये भी मालूम है कि 272 सुखोई को भी सुपर सुखोई बनाने का वो प्लान कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर एक मेजर जो फाइटर एयरक्राफ्ट अपग्रेडेशन और बाइंग होने वाली है और आप ये भी समझ लीजिए कि हम एमका के ऊपर भी काम कर रहे हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए हमने शायद मोस्टली बताया जा रहा है 99% ऐसा है कि साफ़्रान के साथ हम करार करने वाले हैं। और कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि अगर आप इंजन अगर साफ़्रान से ले रहे हैं, तो रफ़ाल शायद 114 जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसके अंदर भी रफ़ाल ही आने वाला है। क्योंकि आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इंजन किसी और से लें और फाइटर एयरक्राफ्ट किसी और से ले, ये पॉसिबल नहीं लग रहा है। ये मेरा व्यक्तिगत राय है और हमने ऐसे भी देख लिया है कि 84 जेट्स जो सुखोई है, उसका भी हम भारत सरकार उसकी भी अपग्रेडेशन कर रही है। तो आज की डेट में हमारे पास 272 सुखोईस हैं। एक तरह से 36 रफ़ाल है और अ, और एक 30 से 40 जो है एलसीए तेजस है। इसके अलावा हमारे पास मिग 29 है, जैगुआर है, मिराज है।
और ये तीनों एयरक्राफ्ट जो है जैगुआर, मिराज और जैगुआर मिराज और मिग 29, इसको कुछ सालों में 5 सालों में रिटायर कर दिया जाएगा मैक्सिमम जी। बाई उमेश जी, 2030। एक सवाल मैं जानना चाहूंगी कि ये जो हम मिग 21 फ्लीट रिटायर हो रहा है, क्या मिग 21 का रिप्लेसमेंट तेजस MK1 हो पाएगा उस जगह को MK1 ए फिल कर पाएगा? देखिए 40 तेजस तो आज इंडियन एयरफोर्स के पास है, ठीक हम्म। है। बीच में 83 और ऑर्डर दिए थे और उसके हम्म। बाद 97 और देंगे, तो 97 प्लस 83 प्लस 40, 220 तेजस एयरक्राफ्ट आ जाएंगे इन द नेक्स्ट 5 to 6 ईयर। आज की हम्म। डेट में वी आर एबल टू प्रोड्यूस 24 तेजस LCA MK1 एयरक्राफ्ट पर ईयर इन इंडिया। इसकी भी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने वाली है, इंजन चालू हो चुके हैं और भारत सरकार ने ये भी बोल दिया कि जी के साथ हम F414 इंजन की जो बात कर रहे हैं, जिसमें हम शायद ये जो LCA तेजस MK2 है, जो 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसका भी हम्म। प्रोडक्शन चालू कर देंगे कुछ दिनों में। और 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का भी टेंडर निकलने वाला है। तो कहीं ना कहीं मैसिव अपग्रेडेशन होगा, पर जैसे जैसे एयरक्राफ्ट आएंगे वैसे वैसे आपके जो जैगुआर है, मिराज है और जो मिग 29 जो एयरक्राफ्ट है, उसको भी रिटायर करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब एयरक्राफ्ट भी 50 साल हो चुके हैं। अराउंड 40, उनका भी अराउंड 45 to 55 ईयर्स हो चुके हैं, उनको भी हम्म। डीकमीशनिंग करना पड़ेगा। तो आपकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ गिरती जाएगी। आप भले ही आप नए नए एयरक्राफ्ट भले ही ले लो, आपको एक तरह से मास प्रोडक्शन करना पड़ेगा। एवरी ईयर यू नीड एटलीस्ट 50 एयरक्राफ्ट, जितनी जरूरत है भारतीय एयरफोर्स की। और ये जो 42.5 स्क्वाड्रन है, इसको इसको सैंक्शन किया था विद थ्रेट्स फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान ओनली। हमने बांग्लादेश को तो अभी तक अकाउंट ही नहीं किया। और मेरा ये मानना है, अगर बांग्लादेश को भी अगर हम थ्रेट परसेप्शन में ले लें, हमें कम से कम 50 स्क्वाड्रन की जरूरत है, ये मेरा मानना है। बट जी। ऐसा है कि पहले तो 42 आ जाए तो ही बढ़िया है। और भारत सरकार को अब एक तरह से इसके ऊपर निर्णय लेने की जरूरत है। उसको कोई भी विदेशी ताकतें जो भी हमें प्रेशर लगा रही है, उनको हम्म। बोलना पड़ेगा कि भैया आपको टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करना है, लोकलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट करना है, भारत हम्म। को एक तरह से IP राइट देना है। अगर ये सब आप दे सको तो आप आइए, नहीं तो आप घर पे बैठिए। क्लियर कट भाषा में बोलना पड़ेगा, नेगोशिएशन करना पड़ेगा। इसमें जी। कोई मतलब नहीं है, डीले की कोई चांसेस नहीं है। हमारे IAF के चीफ ने तो बार बार HAL को एक तरह से पब्लिकली क्रिटिसाइज किया है फॉर नॉट जी। लिविंग टू द टाइमलाइन। तो वो एक ही चीज बोलते हैं, टाइमलाइन भी ऐसे देते हैं, उनको मालूम रहता है कि वो टाइमलाइन पूरी नहीं कर सकते। तो अब ऐसा है कि जिस हिसाब से ये इसके लिए बताया जाता है कि लोगों को समझ में आ जाए कि हमारी जो फाइटर एयरक्राफ्ट की स्ट्रेंथ है कंटिन्यूअसली डिप्लीट हो रही है और फर्दर डिप्लीट होगी अगर हमने जी। रिप्लेसमेंट नहीं किया तो। उमेश जी, एक सवाल मैं जानना चाहूंगी। मिग 21 को फ्लाइंग कॉफिन के नाम से भी जाना गया क्योंकि रिकॉर्ड नंबर ऑफ क्रैशेस रहे। क्या कुछ प्राइमरी हम रीजंस अगर जानने की कोशिश करें, क्योंकि आए दिन इसकी सोशल मीडिया एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा हम उसकी क्रिटिसिज्म होता हुआ देखते हैं कि मिग 21 हुआ, मिराज हुआ, इतने ज़्यादा क्रैशेस हुए हैं, हमने अपने कितने सारे फाइटर पायलट्स को खोया है। क्या प्राइमरी रीजंस इसके पीछे रहे जो इतने ज़्यादा क्रैशेस हमने देखे? देखिए सबसे पहले जो होता है एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस होता है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। ये हुँ। सब जो एयरक्राफ्ट है 40 50 60 ईयर्स है, इनके कंपोनेंट्स कहाँ पे मिलेंगे आप वो सोचिए। कोई भी एयरक्राफ्ट की जो लाइफ स्पैन होती है 30 40 ईयर्स की होती है, उसके हुँ। बावजूद भी आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके उसको चला रहे हो। बट अल्टीमेटली आपको मालूम है हवा के अंदर कैसे क्या टाइप के प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे आपको नहीं मालूम। और एक और एक चीज है, जिस हिसाब से एनिमी एडवांस कर रहा है, पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट चाइना से लेने की बात कर रहा है, टर्की से लेने की बात कर रहा है। वहां पे हम अभी तक सोच रहे हैं कि हमें लेना नहीं लेना है, किससे लेना है। तो ये एक तरह से मेरे हिसाब से इस दिस इनडिसीजन हैज कॉस्टेड द लाइफ ऑफ आवर फाइटर पायलट। अब इसमें कौन जिम्मेदार है मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार जो थी 10 साल में 2004 से 14 के बीच में, उन्होंने कोई काम नहीं किया इसके ऊपर। उन्होंने एक तरह से फाइटर जो देश के अंदर
आपको मालूम है मिलिट्री अपग्रेडेशन किया ही नहीं उस समय। ये तो हम्म। मोदी सरकार ने आके कुछ न कुछ थोड़ा बहुत काम किया है, पर ब्यूरोक्रेसी तो कांग्रेस की थी। हमने आप देखा है कि कैसे जीटीआरई जो डीआरडीओ का विंग है, वो उन्होंने कावेरी इंजन को भी अभी नहीं बना पाए, 38 साल हो गए। तेजस को भी 38 साल हो गए, उसके बाद 40 जेट दे रहे हैं। आज तक ये चीज है कि हम कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ जीवी से जो फाइटर प्लेन के जो इंजिन है, वो हम क्यों पैक कर नहीं पा रहे हैं? उसको आज जो लोग उसके अंदर इन्वॉल्व है डिसीजन मेकिंग में, डिस्कशन में, उनको उनको एक तरह से मार्क करना चाहिए, और उनको एक तरह से रिस्पॉन्सिबल रख के उनको डिसमिस करना चाहिए। आप 2 दिन, कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से हफ्ते भर पहले, जैगवार जेट क्रैश हो गया था। आपको जी। आपने सुना होगा, और उसमें हम हमने 2 फाइटर पायलट को खोया था। जी। अमर जी, एक तरह से दिस इज लाइक, मतलब जो बोलते हैं हमसे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो डिफेंस के अंदर जो डिसीजन मेकिंग लेते हैं, जो एक्विजिशन करने के लिए, उनकी लापरवाही के कारण हम फाइटर पायलट्स को खो रहे हैं। इट इज हम्म। द ब्लेम लाइज स्क्वायरली ऑन देम। ये बात बोलनी जरूरी है। जो जी। रिस्पॉन्सिबल है उनको पूछिए कि क्यों ऐसा कर रहे हो। वो जी। बोलेंगे कि ब्यूरोक्रेटिक टसल है। ब्यूरोक्रेटिक टसल है तो आप बैठे किसके लिए हो? आपको पैसे किसके लिए मिल रहे हैं? आप बोलते क्यों नहीं हो? वी हैव टू आस्क द टफ क्वेश्चंस टू द ब्यूरोक्रेसी। जी इसमें हम उमेश जी। ऐसा नहीं बोलो, इसमें जी। ये नहीं बोल पा कि मैं मोदी सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। मोदी जी ट्राई कर रहे हैं, पर अंदर से ब्यूरोक्रेसी ऐसी है, वो काम करने नहीं देती भारत के अंदर। ये इसी के कारण भारत ग्रो नहीं कर पाता है। उमेश जी, हम अगर मिग 21 की बात करें तो 700 मिग 21 प्रोक्योर किए गए थे यूएसएसआर से उस समय, या फिर आज रशिया की बात करें, रशिया और भारत की जो डिफेंस कॉपरेशन है वो इतने वर्षों में किस तरह से शेप अप हुई है, अगर आप उसमें थोड़ा कुछ बताएं। 700 मिग 21 हमने सोवियत यूनियन से लिए थे, जी। ठीक है। और उसके बाद आप देखिए कि हमने सुपर सुकोई भी लिए, सुकोई भी 30 MK1 भी लिए। हम्म। बट अब हम क्या कर रहे हैं, देश के अंदर ही हम फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए एलसीए तेजस MK1 हम ले रहे हैं। एलसीए तेजस MK1 ये जो है, वो एक 500 करोड़ के अंदर आता है, आपको बता देता हूँ, ठीक है। मतलब सारे अपग्रेडेशन करके भी, जो भी मिसाइल सिस्टम मान के समझ लीजिए, 550 या मैक्सिमम 600 करोड़ का आता है। पर अभी हम्म। आपने देखा है कि फ्रांस से हमने 26 मराइन एयरक्राफ्ट लिए थे। वो 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, फ्रांस से, रफाल के, ठीक है। 64,000 में हमने 26 एयरक्राफ्ट लिए। एक एयरक्राफ्ट का दाम 2400 करोड़ रुपया इन लोगों ने लिया। अब वही चीज हम देश के अंदर बनाते हैं विद इंपोर्टेड इंजन, हम 600 करोड़ में बना सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस। और आपको ये भी मालूम है कि हमारी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, वो भी कुछ प्रॉफिट तो करती होगी। ऐसा नहीं है कि कॉस्ट पे बनाती होगी। तो कॉस्ट तो और भी कम है मेरे ख्याल से, 400 करोड़ का प्लेन होगा। तो अल्टीमेटली क्या है, गवर्नमेंट के कॉफर से हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट में जा रही है। तो अगर भले ही 50 या 100 करोड़ उन्होंने प्लेन पे बनाया, तो इट इज ऑल इंडिजिनस ओनली। तो हम्म। इतना फर्क है, इट इज लाइक 1/4 ऑफ द कॉस्ट, इतना डिफरेंस है। तो क्या हम ट्रांजिशन देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स की नेक्स्ट जेन जो हम फाइटर्स की बात करते हैं, तेजस, आमका या रफाल, अ, और उनको हम लीड रोल में देख पाएंगे इस उसमें, और साथ ही साथ जो ओवर डिपेंडेंस रही एजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसको किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है भारतीय एयरफोर्स में आगे। मेरे ख्याल से अच्छा डिसीजन लिया एयरफोर्स चीफ ने, कि उन्होंने डीकमीशनिंग का ऑर्डर दे दिया। क्योंकि ये एक तरह से देखिए, इट इज अ वेरी टफ डिसीजन। आप हम्म। अपनी 2 स्क्वाड्रन को एक तरह से डीकमीशन कर रहे हो, सडनली एक तरह से आपके पास फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं है। और आपको मालूम है, ऑपरेशन सिंदूर अभी कभी भी चालू हो सकता है। हमारा जो ईस्टर्न फ्लैंक है, वो भी एक तरह से कभी भी फ्लेयर अप हो सकता है। तो जी। मेरा ये मानना है कि ये जो डिसीजन लिया है आईएएफ चीफ ने, इट इज अ वेरी करेजियस डिसीजन, जिसमें उन्होंने प्रायोरिटी दी है अपने फाइटर पायलट्स के ऊपर। तो ये हमारे जो फाइटर पायलट्स है, ये हमारे असली एसेट है। और इसके लिए अब भारतीय सरकार, जिसमें मैं मोदी गवर्नमेंट को भी बोलूंगा, उनको ब्यूरोक्रेटिक एसेस जो है दिखना पड़ेगा। अब अब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को भी देखना पड़ेगा कि भैया कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हु इज नॉट अलाउिंग द थिंग्स टू हैपन।
ब्यूरोक्रेसी में ऐसा क्या है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बनाई है, इतनी सारी मिनिस्ट्रीज बनाई है, कितने साल लगेंगे आपको फाइटर एयरक्राफ्ट बना को प्रोक्योर करने में, और क्यों डिले हो रहा है? दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। जी, उमेश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।